बातें नहीं करनी बेटा, ऑलरेडी 15 मिनट आप लोग लेट आए हैं, 15 मिनट में लेट छोड़ूंगा, ध्यान रखना। नंबर 2, अपने अपने एनसीईआरटी निकाल लें, कोई किसी से बात नहीं करेगा। जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है वो चुपचाप उठ के चला जाए, मैं निकालूंगा तो वो उसे बेइज्जती महसूस होगी। इससे अच्छा इज्जत के साथ खुद ही चला जाए। ठीक है। तो पिछली क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको करने के लिए, पहले तो वो देखेंगे, निकाल लो। लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन दिए थे ध्यान रखना। देखो बेटा, कोई भी चैप्टर मुश्किल नहीं होता अगर आप टाइमली काम करने की आदत है तो। पिछली क्लास में जो क्वेश्चंस दिए थे उनको अगर आपने कर लिया है तो आज मैं जो पढ़ाऊंगा वो आपको समझ में आएगा। अगर वो करके नहीं आए तो आज का समझ में नहीं आएगा। मात्र 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए थे। ठीक है। उनमें से एक पूछना हो कोई बताओ, एक एक करके देखो कौन कौन से क्वेश्चंस दिए थे मैंने। पहले तो 48 में 4 पार्ट हैं, इनमें से कोई भी पार्ट ऐसा हो जिसका आंसर मैच ना हुआ हो। बात नहीं करनी। एनसीईआरटी ओपन करें, क्वेश्चन नंबर 48 एक्सरसाइज 48 में 4 पार्ट हैं, कोई भी पार्ट ऐसा जो आपसे नहीं हो पाया हो, जिसका आंसर मैच ना हुआ हो। ठीक है। 49, 49 में इसमें भी 4 पार्ट हैं, आपको बताना है कोई भी पार्ट जिसका आंसर मैच ना हुआ हो, वो करूं मैं। 49 बोलो। डी पार्ट करना है, डी पार्ट देख लो। 49 का डी पार्ट, एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 49 का डी पार्ट। इन्होंने कहा है कि आपके पास HCl सॉल्यूशन है, 1 ml HCl सॉल्यूशन है, 13.6 मोलैरिटी है, और इसमें वाटर डाल दिया, वाटर डाल दिया, फाइनल सॉल्यूशन आपने कर दिया 1 लीटर, 1 लीटर कर दिया या 1000 ml कर दिया। तो जो सॉल्यूशन बना उसका पीएच बताना है। तो ये आधे से ज्यादा 80% प्रॉब्लम तो मोल कंसेप्ट की है, 20% इक्विलिब्रियम चैप्टर की मान लो। पहले तो मुझे ये बताओ कि वाटर डालने के बाद, डाइल्यूशन करने के बाद इसकी मोलरिटी क्या होगी। तो लिख लें, ये फॉर्मूला मोल कंसेप्ट में आप कर चुके हैं। मोलरिटी आफ्टर डाइल्यूशन, मोलरिटी आफ्टर डाइल्यूशन क्या होती है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। ये है बिफोर डाइल्यूशन डिवाइडेड बाई V प्लस एक्स। व्हाट इज एक्स, या ये कहें कि टोटल वॉल्यूम, नीचे टोटल वॉल्यूम कर सकते हैं, टोटल वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन, आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो बिफोर डाइल्यूशन मोलरिटी कितनी दी गई है, 13.6। वॉल्यूम मिलीलीटर में ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो नीचे भी मिलीलीटर ही लेना। तो 1 मिलीलीटर डिवाइडेड बाई 1000, डाइल्यूशन के बाद 1000 ml हो गया। क्या आ गई मोलरिटी, 13.6 इंटू 10⁻⁻3, या आप इसको लिखना चाहें तो 1.36 इंटू 10⁻⁻2। ये आ गई मोलरिटी आफ्टर डाइल्यूशन।
यहां तक तो मोल कंसेप्ट चैप्टर है। डाइल्यूशन के बाद मोलरिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम चैप्टर में आते हैं। अब हमारा टारगेट है इस सॉल्यूशन का पीएच निकालना। लिख लिया सबने यहां तक। अब इस सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकालेंगे, तो देखें हमारे पास क्या है, जरा समझ लें, बिल्कुल आसान है। ये कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, मतलब ये कि HCl कंसंट्रेशन है आफ्टर डाइल्यूशन 1.36 इंटू 10⁻⁻², इतनी मोलरिटी है। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन भी HCl के बराबर ही होगा। क्यों बराबर होगा बताओ? क्योंकि हाइड्रोजन का कॉफिशिएंट क्या है HCl में, 1। तो जो कंसंट्रेशन HCl का होगा वही किसका होगा, H प्लस आयन का। अब पीएच निकाल लो आप। पीएच इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, इसमें वैल्यू रख लो, माइनस लॉग H प्लस है 1.36 इंटू 10⁻⁻²। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 माइनस लॉग 1.36। ठीक है। आप 1.36 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ। लॉग 2 की क्या होती है, 0.30। ठीक है, log 2 की 0.30। ठीक है, log 1 की 0। तो log 1.36 कहाँ लाई करेगा, 0 के क्लोज ही लाई करेगा। तो 0.3 बिल्कुल 0 के क्लोज लेके आओ। इवन 0.1 से भी नीचे जाओ, 0.1 से नीचे क्या होगा, 0.08, 0.07, 0.06। तो अप्रोक्सीमेट मैं कह रहा हूं ये 0.05, 0.02 ऐसे ही आएगा, सिंगल डिजिट में आएगा। और आंसर क्या हो जाएगा, 1.04। 1 पॉइंट समथिंग पीएच आएगा, ये गारंटीड है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, चलो देखें आगे। ये 49 का डी पार्ट है। ओके, नेक्स्ट आपको दी थी मैंने प्रॉब्लम नंबर 66। प्रॉब्लम नंबर 66 आपको दी थी, और 3 पार्ट हैं इसमें। कोई भी पार्ट आपसे नहीं हो पाया हो तो बताओ, कोई ऐसा पार्ट जिसका आंसर मैच ना हुआ हो। ये सबसे आसान क्वेश्चंस में से हैं बेटा, CUET का पेपर दोगे ना यही आएगा। इवन जेई मेंस और नीट में भी कभी कभी इतने आसान आ जाते हैं, इनसे आसान पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सबसे इजी केस होता है। कोई भी केस पूछना हो 66 में से। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, अगर कर लिए आपने। नहीं किए तो आप धीरे धीरे इस चैप्टर में 2-3 टॉपिक बढ़ेंगे हम आगे, फिर हाथ खड़े कर दोगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। रीजन बिल्कुल सीधा सा है, क्योंकि आपको जो कहा जाएगा वो आपको घर जाके नहीं करना, इसलिए आप स्ट्रगल करना शुरू करोगे। जो भी करेगा उसको लगेगा ये तो बहुत ही आसान है। देखो थर्मोडायनेमिक्स बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है, पर जो बच्चे रूटीन में साथ साथ काम करते रहे उनको इजी लग रहा होगा। ऐसे ही इक्विलिब्रियम है, अगर आपने रूटीन में काम कर लिया तो। अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 20 करके आने के लिए कहा था, 1 to 20। एक्सरसाइज ओपन करें, क्वेश्चन नंबर 1 to 20। मैं आपको सबसे कम असाइनमेंट देता हूं, सबसे कम वर्क देता हूं।
मैं चाहता हूं कि आपको थ्योरी क्लास नोट्स ढंग से आए और कम से कम एनसीईआरटी पे आप मास्टरी कर लें, तो एटलीस्ट आपका मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट सीट पक्की हो जाएगी और जेई नीट में आपको आसानी से एंट्री मिलेगी और एनआईटी में। इतना करने पे अच्छी तरह से थोड़ा एप्लीकेशन पार्ट और बढ़ा लोगे तो वो जेई एडवांस तक पहुंच जाओगे, लेकिन बेसिक तो पहले ही करना होगा। इसमें कोई भी दम नहीं है, जो बच्चा रूटीन में करेगा केमिस्ट्री से इजी उसे कुछ लगेगा ही नहीं। रूटीन का मतलब आज का काम आज करना। देख लें प्रॉब्लम नंबर 1 से लेके 5 तक देखें। फर्स्ट प्रॉब्लम देखें एक एक करके, कुछ हम कर चुके थे ऑलरेडी, देख लें। जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छा, जो नहीं कर पाए वो देखते जाएं। फर्स्ट प्रॉब्लम देखें। ये कह रहे हैं अ लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर इन अ सील्ड कंटेनर। एक कंटेनर है, ऐसे सोचें, उसमें हमने पिस्टन लगा दी है। पिस्टन लगी हुई है, इधर देखें, बात नहीं करनी बेटा। मैं फिर आपसे यही कहूंगा, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जिसको भी बात करना है और जिससे बात करना है उसको ले जाएं बाहर, कैफे में ले जाएं। मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता है बेटा। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो भी नहीं पढ़ पाते आपकी नालायकी की आदतों की वजह से। बार बार हाथ जोड़ के विनती करने पे भी आप लोग नहीं मानते। तो बेटा ले जाओ जिससे जिसको बात करनी हो, ठीक है। नहीं तो आप बिल्कुल चुपचाप बैठो। करके आए हो बहुत अच्छा है, नहीं करके आए तो सीख लो। H2O लिक्विड, ये कह रहे हैं इक्विलिब्रियम में है H2O वेपर के साथ। H2O लिक्विड H2O वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में है। पहला सेंटेंस, इन अ क्लोज्ड कंटेनर। आपको ये पिक्चर बना लेनी है। इन अ क्लोज्ड कंटेनर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, ये लिखा है प्रॉब्लम में। नाउ अब क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज सडनली इंक्रीज्ड। द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज सडनली इंक्रीज्ड। ध्यान देना बेटा, आपने इस पिस्टन को सडनली ऊपर कर दिया, वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया। व्हाट इज द इनिशियल इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर किसको कहते हैं? वो प्रेशर जो ये वेपर डेवलप करेगी सराउंडिंग के ऊपर, उसका नाम क्या है? वेपर प्रेशर। आप बताओ, पिस्टन आपने सडनली ऊपर कर दी तो वेपर प्रेशर पे इनिशियली क्या इफेक्ट पड़ा होगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाने से कम प्रेशर डेवलप कर पाएगी सराउंडिंग में। तो पहले पार्ट का आंसर है वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। ठीक है, फिर कह रहे हैं हाउ डू रेट्स ऑफ इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन चेंज इनिशियली। रेट ऑफ इवापोरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। रेट ऑफ इवापोरेशन नो चेंज। रेट ऑफ इवापोरेशन नो चेंज। कोई चेंज क्यों नहीं आएगा, समझ लें। इवापोरेशन का मतलब है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। इवापोरेशन मींस लिक्विड इनटू वेपर। तो आपने पिस्टन ऊपर की है, लिक्विड में थोड़ी कोई चेंज किया। नो चेंज इन लिक्विड, तो लिक्विड से वेपर कन्वर्जन की रेट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन व्हाट हैपेंस टू रेट ऑफ कंडेंसेशन?
रेट ऑफ कंडेंसेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा? कंडेंसेशन मतलब वेपर टू लिक्विड, इस पे क्या असर पड़ेगा? तो आंसर है डिक्रीज हो जाएगी रेट। रेट कम हो जाएगी। बहुत सिंपल रीजन है, ध्यान दो बेटा। कंडेंसेशन का मतलब ये होता है कि ये वेपर मॉलिक्यूल आपस में इकट्ठे हों कोलाइड करके और लिक्विड में बदल जाए, यही होता है कंडेंस करना। वेपर मॉलिक्यूल कोलाइड करें, कोलेप्स कर जाएं और वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएं। अब कॉमन सेंस लगाओ, अगर मैं ये वॉल्यूम बढ़ा दूं, वेपर का स्पेस बढ़ जाए, तो बताओ कंडेंस होने के चांसेस बढ़ेंगे या कम होंगे? कम हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें ज्यादा स्पेस मिल गया घूमने फिरने का। क्लियर है सभी को? तो वॉल्यूम बढ़ाने पे कौन सी रेट अफेक्टेड होगी? कंडेंसेशन। एवापोरेशन की रेट वही रहेगी। बी पार्ट का आंसर क्लियर है सभी को? ये आंसर है बी पार्ट का, सेकंड पार्ट का। थर्ड पढ़ें, थर्ड क्या लिखा? व्हाट हैपेंस व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीस्टोर्ड? अगर इक्विलिब्रियम को रीस्टोर करेंगे तो क्या होगा? व्हाट विल बी द फाइनल वेपर प्रेशर? तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब आप प्रेशर कम कर देते हो तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? जहां वेपर के मोल्स ज्यादा हो रहे हो। अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है टुवार्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, और अगर प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है टुवार्ड्स लार्जर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ये है ली चैटलियर प्रिंसिपल। इस केस में क्या कम किया गया है? प्रेशर कम किया, पिस्टन ऊपर उठा दी, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड जाएगा, जहां वेपर के मोल्स ज्यादा हैं। मतलब ये है कि वेपर प्रेशर रिस्टोर हो जाता है। तो लिखें थर्ड का आंसर, व्हाट हैपेंस व्हेन इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड। पहला सेंटेंस लिखेंगे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन according to ली चैटलियर प्रिंसिपल। equilibrium shifts in forward direction according to ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है। और फिर कह रहे हैं व्हाट विल बी द फाइनल वेपर प्रेशर, तो लिख लो फुल स्टॉप के बाद, द फाइनल वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू द इनिशियल वेपर प्रेशर, because there is no change in temperature, because there is no change in temperature। ठीक है, ये चीज नोट कर लें, ये ऑब्जेक्टिव में कंपटीशंस में आई हुई है। लिक्विड का वेपर प्रेशर मतलब लिक्विड से जो वेपर बनेगी उसका प्रेशर, ना तो लिक्विड की अमाउंट पे डिपेंड करता है, ना लिक्विड के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, केवल किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। नोट कर लें ये पॉइंट, द वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर, the vapor pressure depends only on the temperature and not on amount of liquid, comma volume of liquid and
सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। केवल किस पे डिपेंड करता है ये? टेम्परेचर पे डिपेंड। जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा। इक्विलिब्रियम रिस्टोर होने पे वही वेपर प्रेशर आ जाएगा। ये है फर्स्ट प्रॉब्लम के तीनों पार्ट। सेकंड प्रॉब्लम देखें, ये तो बहुत ही आसान है। सेकंड में तो क्या करना है आपको, कंसंट्रेशन तीनों के इक्विलिब्रियम पे दिए गए हैं। मैं लिख देता हूं फिर भी। मैं ये प्रॉब्लम इसलिए लिख रहा हूं कि स्किल एग्जाम में यही आनी है। कुछ बच्चे कई बार होता है नहीं कर पाते, तो वो सीधा एक सेंटेंस बोलते हैं, सर ने कराया ही नहीं था। हाँ, ऐसे ही होता है। अब क्या हुआ, अभी पिछला भी सितंबर का पेपर हुआ, उसमें कितने चैप्टर थे? 4-5 चैप्टर रहे होंगे शुरू शुरू के, 5 चैप्टर। तो आपने अपना परफॉर्मेंस तो देख लिया होगा स्कूल एग्जाम में, ठीक है? तो परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको यही लगा होगा कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, यही लगा। या पहले 4 चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ाई नहीं, आगे वाले 4 की पढ़ाई। ऐसी ऐसी बातें निकलती हैं। देख लें 6.2। ये मैं बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वास्तव में ऐसे बच्चे हैं जिनसे ये भी नहीं हो पाता है। पेन पेपर उठा के लिखना ही नहीं कभी, तो कैसे हो पाएगा बताओ? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला लिख दिया। सारे डाटा ऑलरेडी इक्विलिब्रियम के दे रखे हैं। SO3 दिया है 1.90। SO2 कितना दिया? 0.60। और O2 0.82। बस सॉल्व कर लेना इसको। थर्ड प्रॉब्लम देखो, थर्ड वन। थर्ड प्रॉब्लम देखें। थर्ड प्रॉब्लम में ये इक्विलिब्रियम आपको दे रखा है और टोटल पी दे रखा है 10⁵ पास्कल। पीए मतलब पास्कल। और ये कह रहे हैं कि 40% इसमें आई एटम्स हैं। बाई वॉल्यूम मतलब बाई मोल आई एटम्स हैं। तो सीधा क्या करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ आई एटम्स आप निकालें तो 40% कर दें। किसका 40% कर देना है? 10⁵ का। तो ये क्या आ गया, 4 × 10⁴। तो I2 का कितना हो जाएगा? 60%। ये हो गया 6 × 10⁴। और Kp का फॉर्मूला आप सभी जानते ही हैं। ये Kp का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 × 10⁴ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 × 10⁴। इसकी यूनिट अगर लिखना चाहें तो ये बनेगी एटमॉस्फेयर।
ये हो जाएगा ऊपर एटमॉस्फेयर स्क्वायर और नीचे एटमॉस्फेयर। ये हो गया थर्ड। फोर्थ प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी कर ली थी, फिफ्थ प्रॉब्लम भी कर ली थी, सिक्स्थ प्रॉब्लम सिक्स्थ की थी कि नहीं? सिक्स प्रॉब्लम देख लें, प्रॉब्लम नंबर 6। इसमें ये रिएक्शन दी गई है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है आपको 6.3 इंटू 10 की पावर 14। ये कह रहे हैं व्हाट इज द केसी फॉर द रिवर्स रिएक्शन। जब रिएक्शन रिवर्स करते हैं तो केसी का क्या होगा बताओ? तो केसी, इसका केसी हो जाएगा 1/6.3 इंटू 10 की पावर 14। नेक्स्ट देखो 6.7। 6.7 ये क्लास में आप ऑलरेडी लिख चुके हैं कि why pure liquids and solids can be ignored while writing the equilibrium constant expression। प्योर लिक्विड एंड सॉलिड्स को क्यों इग्नोर कर देते हैं हम? बिकॉज their concentrations do not change during the formation of equilibrium. Their concentrations are constant during the formation of equilibrium. No change in the concentration of pure liquid and solid। ये इसका आंसर है प्रॉब्लम नंबर 7 का। नेक्स्ट देखें 6.8 कर ली थी आपने, 6.9, 6.10 ये सब कर लिए थे हमने, 6.11 हो गई थी, करना है 6.11 देखें। देखो आपको ये इक्विलिब्रियम गिवन है, ये इक्विलिब्रियम आपको दिया गया है, प्रॉब्लम में इक्विलिब्रियम गिवन है। फिर अगर प्रॉब्लम रीड करें तो आपको ये पता लग जाएगा कि एच आई इज गिवन एट टाइम टी इक्वल टू 0। ये दे रखा है 0.2 और ये बिल्कुल नहीं है, ये है प्रेशर एट टाइम टी इक्वल टू 0। प्रॉब्लम पढ़ा ध्यान से, गिवन है आपको। यू हैव स्टार्टेड रिएक्शन विद एच आई। ठीक, अब इक्विलिब्रियम पे आप अपने आप लिख लेंगे कैसे, कोफिशिएंट टाइम्स एक्स लिखो,
कोएफिशिएंट टाइम्स एक्स, और ये हो जाएगा 0.2 माइनस 2x। अगर आपने ये दूसरी लाइन लिख ली तो सारे क्वेश्चंस हो गए। और मुझे लगता है दूसरी लाइन लिखने में कोई आपको ज्यादा इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है, बस पेन पेपर यूज करने की आदत हो, आप लिखना सीख जाएंगे। क्लियर है सभी को? अब देखें, इसने आगे डाटा दिया है एच आई एट इक्विलिब्रियम इज 0.04। ये आपको गिवन है 0.2 माइनस 2x इक्वल टू 0.04। एच आई एट इक्विलिब्रियम गिवन है आपको, ध्यान से पढ़ें। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके x निकालो आप। x कितना आएगा? 0.04 माइनस करो तो ये हो जाएगा 0.16 डिवाइडेड बाई 2, क्या हो जाएगा? 0.08 आएगा। ठीक है, अब आपको x पता लग गया 0.08। 0.08 what will be the value of kp? तो ये फॉर्मूला होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू I2 डिवाइडेड बाई HI का स्क्वायर, यही होगा फॉर्मूला। वैल्यू रख दो 0.08 इंटू 0.08 डिवाइडेड बाई HI सीधा 0.04 आप ले लें, इसका स्क्वायर सॉल्व कर लो, बस आंसर हो गया। आ गया समझ में? नया कुछ नहीं करना, सारे इक्विलिब्रियम चैप्टर के क्वेश्चंस में आपको केवल प्रॉब्लम पढ़ के ये पता करना है कि बिगिनिंग कहां से हो रही है, इनिशियली डाटा क्या है। इक्विलिब्रियम पे डाटा आपको अपने आप लिख लेना है, एक्स के टर्म में जो हम लिखते हैं अपने आप लिखना है, और फिर देखो एक्स निकालने के लिए कुछ ना कुछ दिया होगा। ठीक है, अगला देखें। 12th प्रॉब्लम कर ली थी हमने। 13, जल्दी जल्दी करो। 13, 14, 14 करनी है, देखो। कौन आ रहा है? 14th प्रॉब्लम। वन मोल H2O and 1 mole CO are taken in 10-liter container। आपको इक्विलिब्रियम दे रखा है, H2O गैस में दे रखा है। बेटा प्रॉब्लम पढ़ें, पेन पेपर चलाएं तो ज्यादा अच्छा है, मुंह चलाने से अच्छा है पेन पेपर चलाएं, क्वेश्चन पढ़ें। कई बार मैंने आप लोगों को समझा लिया, मैं 2-3 बार इग्नोर कर चुका हूं कुछ बच्चों को, लेकिन अब मेरी लिमिट क्रॉस हो रही है। मैं 2-3 बार इग्नोर कर चुका हूं, ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है कौन बात कर रहा है। H2O and CO are taken in 10-liter container। ठीक है, तो H2O गिवन है आपको 1 मोल, CO गिवन है 1 मोल, और H2 और CO2 बिल्कुल नहीं है। मोल्स एट टाइम t इक्वल टू 0। आई थिंक ये आप लिख लेंगे,
आपको दिमाग तो लगाना ही नहीं इस काम में, इक्विलिब्रियम दे रखा है, ये भी दिया है कि इनिशियली क्या लिया, इतना तो दिया ही है प्रॉब्लम में। ठीक है, अब आपको जो काम करना है अपने आप वो ये है, कॉफिशिएंट टाइम्स एक्स मोल, कॉफिशिएंट टाइम्स एक्स, इसके कितने बचेंगे, 1 - x 1 - x। दीज आर द मोल्स एट इक्विलिब्रियम। अगर ये दूसरी लाइन आपने लिख ली तो प्रॉब्लम आपने सारी कर ली, फिर इसमें कुछ भी नहीं है। अब x निकालने के लिए क्या दिया गया है वो पढ़ते हैं। ये दिया गया है 40% एट इक्विलिब्रियम 40% ऑफ वाटर रिएक्ट्स। कितने परसेंट वाटर रिएक्ट कर गया, 40% बाई मास। मास या बाई मोल एक ही बात है, दोनों मास की ही यूनिट है। 40% बाई मास। अब 8th लेवल के परसेंट का कंसेप्ट, कितना रिएक्ट कर गया, एक्स था कितना, 1 × 100 इक्वल टू कितना दिया गया है आपको, 40। ये गिवन है आपको, अगर ये आपको इतनी मैथमेटिक्स आती है तो कर लोगे। एक्स पार्ट वो है जो कंज्यूम हो गया, था कितना इनिशियली आपके पास, 1 मोल, तो XY1 × 100 % में आ गया, और ये प्रॉब्लम में दिया है 40। ये लाइन समझ में आ गई सभी को, तो x की वैल्यू मिल गई। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लोगे। अभी ये पूरा हुआ नहीं बेटा, ये तो मोल्स आए। कंसंट्रेशन के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। 10 लीटर वॉल्यूम दे रखा है, पहले कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, फिर केसी का फॉर्मूला लिख के आगे कर लेंगे। कर लोगे या कर दूं मैं पूरा, चलो ठीक है जल्दी देखो आगे। 15th प्रॉब्लम, 16, 16 करना है, हो गई थी। 17, 17 देख लो, जो भी पूछना है फ्रीली पूछो, टाइम नहीं लगाना बेटा बस ज्यादा। इतना आप समझ लो कि लिखनी है मात्र 2 लाइन। अब तक हमने इतने क्वेश्चंस किए, आपने नोटिस किया होगा 2 लाइन से तीसरी लाइन में डाटा रखने होते हैं, आंसर आ जाता है। और वो भी 2 लाइन फिक्स्ड हैं, वो भी 2 लाइन फिक्स्ड हैं। पहली लाइन है इक्विलिब्रियम लिखना, और दूसरी लाइन है क्या क्या डाटा दिए गए हैं। ये भी ऐसे ही है, 17th भी ध्यान देना, इसमें भी आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ब्रेन नहीं चाहिए, कॉमन चाहिए बस, सिंपल। ये लिखा C2H6 कन्वर्ट हो रहा है किस में, C2H4 + H2। ये आपको इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम में दे रखा है। अब पढ़ें इनिशियली क्या डाटा है आपके पास, तो इनिशियली C2H6 आपके पास है 4 एटमॉस्फेयर पी पे। ये देख पा रहे हैं आप, कंटेनर में किसको रखा गया है, C2H6 को, 4 एटमॉस्फेयर पे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे ध्यान दो, इसके मोल्स लिख प्रेस, इसका पी लिखेंगे एक्स, एक्स इसका कितना बचेगा, 4 - x। ठीक है, ये लाइन लिख लेंगे अपने आप। अब आप सबसे पहले केपी की वैल्यू से एक्स फाइंड करो। केपी का फॉर्मूला क्या है,
P ऑफ C2H4 की पावर 1 P ऑफ H2 की पावर 1 बाई P ऑफ C2H6 की पावर 1, यही होगा। Kp कितना दिया गया है? 0.04। ये हो जाएगा x इंटू एक्स बाई 4 माइनस एक्स। लिख लो जल्दी जल्दी, ठीक है। इससे आप x निकालो, पहले सॉल्व करके x निकाल लो। तो तीनों के P आपको मिल जाएंगे इक्विलिब्रियम पे, तीनों के P आ गए, निकाल लोगे x। लेकिन हमें बताना क्या है, निकालना क्या है? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन चाहिए C2H6 का। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कैसे आएगा? ये तो P आ गया। अब ध्यान दो, ये तो आया P ऑफ C2H4 भी वही होगा और P ऑफ H2। अगर C2H6 का चाहिए तो 4 माइनस एक्स कर लेंगे। अब इधर देखो, यहां से x निकाल लिया, x मतलब P आया। नाउ कंसंट्रेशन कैसे निकालना है, थोड़ा सा इसमें एक और स्टेप करना होगा, वो है, लिख लो, डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन। तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे फॉर गैसेस। आपको मालूम है पीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। तो एन अपॉन वी किसके बराबर आ गया बताओ? आर टी अपॉन पी। मोल्स अपॉन वॉल्यूम को ही क्या कहते हैं? मोल्स अपॉन वॉल्यूम को ही क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मान लीजिए कंसंट्रेशन बताना है H2 का, तो पी एक्स के बराबर लेंगे। टेम्परेचर गिवन है प्रॉब्लम में, देखें 899 केल्विन, 900 मान के कर लो इसको। आर की वैल्यू लेनी है 0.0821, क्योंकि पी एटमॉस्फेयर में है। तो हर एक का पी मालूम है, सबके पी रखते जाओ, टेम्परेचर पता ही है, आर पता है, कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। तो ये थोड़ा सा एक्सटेंशन है 17th प्रॉब्लम में। क्लियर है इतना सभी को? नेक्स्ट देखो 18th प्रॉब्लम। एटीन्थ प्रॉब्लम पढ़े इसको। इसमें दिया गया है एक इक्विलिब्रियम गिवन है, वो कह रहे हैं राइट द कंसंट्रेशन रेशियो रिएक्शन कोशेंट फॉर दिस रिएक्शन। नोट वाटर इज नॉट इन एक्सेस एंड इज नॉट अ सॉल्वेंट। वाटर सॉल्वेंट नहीं है, इसका मतलब है कि वाटर का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। उसने ये हिंट दी है आपको। अगर ये सॉल्वेंट होता तो इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट मानते और फॉर्मूला में शो नहीं करते। तो 6.18 इक्विलिब्रियम आपको दिया गया है CH3COOH। यहाँ पे लिक्विड की जगह एक्वस लिखना चाहिए था, मिसलीडिंग हो गया। एक्वस लिखो, करेक्ट एक्वस होना चाहिए। C2H5OH एक्वस। इक्विलिब्रियम है किसके साथ? CH3COO C2H5 एक्वस, H2O एक्वस।
ये सबके ब्रैकेट में एक्वस लिखना है। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बेटा बातें करने की जगह लिख लो आप। मैं जानता हूं, मैं बोर्ड की तरफ देखता हूं और आप बातें करने लग जाते हैं, लेकिन ये तो पता लगता है ना आवाज कहाँ से आ रही है। ये ध्यान रखो बेटा, आप ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन फाइट कर रहे हो। मेडिकल एग्जाम में 24-25 लाख बच्चे बैठने लगे हैं, इंजीनियरिंग एग्जाम में 15 लाख के आसपास बैठते हैं। और सीट्स कितनी है आपको ये पता हो? मेडिकल में सारी सीट मिला के, MBBS, BMS, BDS, HF सब कुछ मिला मिले के 50 to 55,000 सारे प्राइवेट कम इंजीनियरिंग मिला, सब कुछ मिला के, प्राइवेट और मेडिकल गवर्नमेंट के 55,000 को एडमिशन मिलना है अगर सारे ले लें तो। और बैठ कितने रहे? 25 लाख बैठ रहे हैं। अंदाजा लगाओ कितने परसेंट। कितना टफ कंपटीशन है। आपको तो पड़ोसी की शक्ल से नफरत हो जानी चाहिए, तब जाके आप वो एग्जाम क्रैक करोगे और रैंकर बनोगे। आपके पास टाइम ही नहीं है उसको देखने का। अगर आप रियली अंतरात्मा से एग्जाम फाइट करने की सोच रहे हो, तब आपको पड़ोसी की शक्ल देखने से भी चिढ़ होगी। आपको लगेगा ये टाइम खराब करता है। अगर वो दिख जाएगा तो आपके मन में ये फीलिंग आएगी कि ये बस समय खराब करने आ गया। आप उससे चिढ़ने लगोगे, साइड से निकलने लगोगे। अगर आप सीरियस हो अच्छी रैंक के लिए, और जितना पड़ोसी में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, समझ लेना कि आपका उतना ही बुरा हाल होने वाला है। ये कड़वी सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। देख लें 18th प्रॉब्लम, ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 देखें। क्लास में बेटा मैंने देखा है, मेडिकल एग्जाम में तो टॉप 10 में भी बच्चे आ चुके हैं। उन बच्चों में बस यही खासियत होती है, उन्हें दुनिया से मतलब ही नहीं है। पड़ोसी मर रहा है, जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जो कर रहा है करे। उन्हें पता ही नहीं कि पड़ोस में बैठा कौन है उनके। ना वो इंटरेस्ट लेते हैं, और अगर वो बोलता है तो उसको चुप खुद कर देते हैं। तो ये प्रैक्टिकल बात है कि जो जितना पड़ोस में देखता है या बोलता है या उससे सुनता है, उसका उतना ही बुरा हाल होना है। चाहो तो आज मैं स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूं, और अगर ये बात गलत साबित हो जाए तो FIR करके मुझे जेल भिजवा देना। मुझे खुशी होगी, आप मुझे गलत साबित तो करो। देखें सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड पार्ट। ये कह रहे हैं अब एट 293 Kelvin, one starts with 1 mole acetic acid and 0.18 mole ethanol। तो इसका 1 मोल है, द्वारा लिख लें इक्विलिब्रियम। आप लोगों पे कोई असर नहीं हुआ, मैंने इतनी कड़वी कड़वी बातें बोली हैं, मतलब इतने बेशर्म बन गए हैं आप। इसको कहते हैं बेशर्म होना। कोई फर्क नहीं पड़ता, गाली दे तो भी चिल, वो शब्द नहीं बन गया अंग्रेजी में, बस बोल दिया, कुछ नहीं। इतना कड़वा कोई और टीचर नहीं बोलता होगा, क्योंकि दे आर नॉट टीचर, दे आर पॉलिटिशियंस। मैं कड़वी सच्चाई उनके बारे में ही बोल रहा हूँ। हर वो टीचर कड़वा बोलेगा जो वास्तव में टीचर होगा। वो आपको सोचेगा कि आप रिजल्ट दें। जिसको बस ये पता है कि आप कस्टमर हैं उसके, वो आपको कभी कड़वा नहीं बोलेगा, वो उतना ही मीठा बोलेगा जो आपको कस्टमर की तरह ट्रीट करे। तो ध्यान रहे, मुझे तो इस बात की चिंता नहीं है। मैं आपको स्टूडेंट ही मानता हूँ और चाहता हूँ कि आप अच्छा करें, अच्छे कॉलेज में जाएं। इसलिए मैं आपको गाइड करता रहूंगा। जिसकी समझ में आ जाएगा अच्छी बात है, नहीं आएगा तो कुछ रेडी लगाने वाले भी चाहिए गोलगप्पे के लिए, तो वो भी चाहिए। लिखे, ये इक्विलिब्रियम गिवन है
1 मोल एसिटिक एसिड है, 0.18 मोल इथेनॉल है। ये 1 मोल, ये 0.18। ये 0 0 हो गया, गिवन नहीं है। इक्विलिब्रियम पे मान लेते हैं ये x बना, ये x बना, तो ये कितना बचेगा 0.18 माइनस एक्स, और ये कितना बचेगा, ये लाइन तो लिख सकते हैं। अब प्रॉब्लम पढ़ें, x के लिए कुछ ना कुछ दिया गया होगा, इसमें तो डायरेक्ट x दे दिया। उसने कहा है कि एट इक्विलिब्रियम, फाइनल इक्विलिब्रियम में इथाइल एसीटेट कितना है 0.171। ये है इथाइल एसीटेट, इसका नाम है इथाइल एसीटेट। तो आपको गिवन है प्रॉब्लम में x इक्वल टू 0.178 गिवन है आपको, x इक्वल टू 0.171, ये आपको डाटा दे रखा है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखें और डाटा रख दें, बस हो गया। अब आप कहोगे इसमें तो मोल गिवन है, वॉल्यूम तो दिया ही नहीं। मान लो वॉल्यूम v लीटर है, तो इन चारों में डिवाइड करोगे ना वॉल्यूम से, और जब रेशियो लिखोगे तो वहां कैंसिल आउट हो जाएगा, वॉल्यूम की जरूरत ही नहीं पड़नी इस केस में। कर लोगे सेकंड पार्ट, बहुत ही आसान है। आप देखो, इससे आसान क्वेश्चंस और क्या हो सकते हैं। यहाँ फॉर्मूला लिखना है रिएक्शन कोएफिशिएंट का, यहाँ सारे डाटा दे रखे हैं, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम थोड़ी पढ़ने में टाइम ले रही है, इसलिए हो सकता है आपको डर लग गया हो, है बिल्कुल आसान। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट ट्राई करो, अपने आप कर सकते हो। थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट जैसा ही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर पॉइंट, ध्यान दो पढ़ो, 0.5 मोल इथेनॉल, 1 मोल एसिटिक एसिड, इथेनॉल ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया, एंड मेंटेनिंग इट एट 293 केल्विन, 0.214 मोल इथाइल एसिटेट इज फाउंड आफ्टर सम टाइम, हैज इक्विलिब्रियम बीन अचीव्ड। तो फिर से यही काम करना, फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना। अगर वो सेकंड पार्ट के बराबर आ गया थर्ड पार्ट का आंसर, तो कह देना क्या बन गया, इक्विलिब्रियम बन गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बदलता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा इन डाटा के चेंज करने से। क्लियर है सभी को। तो सेकंड पार्ट में भी आप इसी तरह से करके उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे रिएक्शन कोएफिशिएंट, क्योंकि उसने बताया नहीं कि इक्विलिब्रियम बन गया है। अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट सेकंड पार्ट के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आता है तो क्या कहेंगे आंसर में, इक्विलिब्रियम बन गया। हैज इक्विलिब्रियम अचीव्ड वो आपसे पूछ रहा है, तो आप बता सकते हैं। कर लोगे पूरा इसको, मेथड समझ में आ गया सबको। ओके, 19th प्रॉब्लम पढ़ो इसको जल्दी से। 19th, नाइनटीन जैसी प्रॉब्लम पहले कर चुके हैं हम ऑलरेडी, रिपीटेड है ये। PCl5, देखो बेटा बातें नहीं करनी, पेन पेपर लो, सबसे पहले इक्विलिब्रियम लिख डालो जो प्रॉब्लम में दे रखा है। और वो कह रहे हैं कि आपने कंटेनर में किसको इंट्रोड्यूस किया है, PCl5 को, कितना ये नहीं बताया। तो मान लेते हैं कि आपने ए मोल इंट्रोड्यूस किया, मोल मान लो या पी मान लो, फर्क नहीं पड़ता, कंसंट्रेशन डाटा है ना, कंसंट्रेशन मान लो। ये है कंसंट्रेशन एट
t इक्वल टू 0। ठीक है, हमें PCl5 का डाटा नहीं दिया उसने, ये कहा कि इंट्रोड्यूस किया गया है, ए मान लिया। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम पर लिख सकते हो अपने आप कंसंट्रेशंस, कॉफिशिएंट टाइम्स एक्स, कॉफिशिएंट टाइम्स एक्स, तो इसका क्या बचेगा, a माइनस 2x, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। a माइनस एक्स आएगा, हाँ, a माइनस एक्स। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब आपको प्रॉब्लम पढ़ो ध्यान से, a माइनस एक्स रेडीमेड गिवन है, PCl5 एट इक्विलिब्रियम कितना है, 0.5 इंटू 10⁻⁻1, मतलब 0.05 m, ये गिवन है आपको। बस हो गया, इसके बाद क्या करना है, केसी का फॉर्मूला लिखो, ये हो जाएगा x इंटू एक्स बाई ए माइनस एक्स। ठीक, और केसी की वैल्यू दे दी गई है 8.3 इंटू 10⁻⁻3, 8.3 इंटू 10⁻⁻3। एक्स आपको निकालना है, मालूम नहीं हमें, और a माइनस एक्स पूरा पता है 0.05, सॉल्व करके x निकाल लो, बस आंसर हो गया। आ गया समझ में। आप ये देखें कि कुछ हमने पिछले क्वेश्चंस में से अलग किया हो, इसमें टाइम t0 पे डाटा लिखे, इक्विलिब्रियम पे डाटा लिखे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखा, सारे क्वेश्चंस में एक ही काम कर रहे हैं। इसमें हो क्या रहा है, कभी टाइम t0 के डाटा है, कभी इक्विलिब्रियम के डाटा है, बस इतना ही चल रहा है। ठीक है, आगे देखो 20th प्रॉब्लम, 20th प्रॉब्लम ये कर ली थी हमने, चलो ठीक है। तो अब लिख लें, आज कौन सा डे है, वेडनेसडे। सैटरडे में 21 से लेके, और नोट करें 21 से 34 तक, सैटरडे में 21 टू 34 हम डिस्कस करेंगे। आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, ठीक है, जो नहीं आए आप पूछ लें उनको, एक एक डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो अभी आगे करेंगे, अभी टाइम लेंगे, 3 बजे से पहले नहीं छोड़ूंगा। आप 2:45 पे आए थे, 4 बजे से पहले, 3 रात के 3 बजे नहीं कह रहा हूं मैं, 4 बजे छोड़ेंगे आपको। लिखो, टाइम खराब नहीं करना, आप जितना लेट आओगे उतनी ही लेट क्लास छूटेगी। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है, जहां पिछला सब्जेक्ट क्लास चल रही है सर को रिमाइंड कराना कि टाइम हो गया, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलो देखो, बात मत करो। लास्ट क्लास में आपने डिस्कस किया था पीएच वैल्यू ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उसके क्वेश्चंस आपको दिए थे, आपने उनको किया। नेक्स्ट लिखो, पीएच वैल्यू ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, pH value of the solution of weak electrolytes, pH value of the solution of weak electrolytes। पहले तो आपको ये याद करना है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन होते हैं, ये आपको याद होने चाहिए, यही आपसे पूछे जाएंगे। HF, HNO2, H2CO3, H2S, और सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड, ऑल ऑर्गेनिक एसिड, मैंने एक लिख दिया CH3COOH, ऑल ऑर्गेनिक एसिड, इनफैक्ट ऑल ऑर्गेनिक एसिड, HCN,
ये लिस्ट है वीक एसिड की। वीक एसिड, ये आपको याद होने चाहिए कि ये सब वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और वीक बेसिस कौन कौन है? एक्वस अमोनिया। एक्वस अमोनिया लिखा हो, आप इसको NH4OH सोचेंगे, या फिर अलग से NH4OH भी लिख सकते हैं। एक्वस अमोनिया NH4OH ही है। और सारे के सारे ऑर्गेनिक बेसिस जिनमें NH2 ग्रुप दिखाई पड़ेगा, इन जनरल हम लिख सकते हैं RNH2, ऑर्गेनिक बेसिस। ठीक है। और डी ब्लॉक एलिमेंट के हाइड्रोक्साइड्स, इन पे तो कम ही क्वेश्चंस आते हैं, मेनली NH3 और NH4OH पे आते हैं ऑर्गेनिक बेस तक। तो ये आपको याद हो जाए कि ये आपके पास है। ठीक है। अब मैं आपको एक जनरल डेरिवेशन दे रहा हूं, और वो डेरिवेशन से आप सारे क्वेश्चंस वीक एसिड वाले कर लेंगे, सारे क्वेश्चंस वीक बेस वाले कर लेंगे। केवल आपको ये डेरिवेशन याद कर लेना। ठीक है। डेरिवेशन याद नहीं होता है तो उससे जो फॉर्मूला निकलेंगे फाइनली वो याद हो जाए, मीनिंग के साथ कि किस टर्म का क्या मतलब है, तब भी इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप कर लेंगे। तो लिखें, हम कोई एक एसिड ले लेते हैं, वीक एसिड मैं ले रहा हूं अभी, वीक एसिड। आपको दो डाटा दिए जाएंगे, जैसे मान लो वीक एसिड HCN ले लिया। HCN का कंसंट्रेशन आपको गिवन होगा C/mol/L, और HCN का आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka। ये दो डाटा आपको प्रॉब्लम में गिवन होंगे, ये डाटा गिवन होंगे। एक तो कंसंट्रेशन दिया जाएगा और दूसरा आयनाइजेशन कांस्टेंट। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। इसमें ए क्या बता रहा है सबस्क्रिप्ट में? एसिड। एसिड के लिए लिखा इसलिए के लिख दिया। के का नाम क्या है? इसको कहते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ठीक है। अब अगर ये मान लें लेट एल्फा है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिड, आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की डेफिनेशन लिखी थी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही है ये, बस नाम में केवल चेंज हो गया क्योंकि यहाँ आयंस हैं। इसको थोड़ा सीरियसली लेंगे तो आप वीक एसिड के जितने भी क्वेश्चंस पूरी एक्सरसाइज में हैं, आप फॉर्मूला बेस्ड लगेंगे तुरंत कर लेंगे। अगर इसको आप मजाक में ले रहे हो और पड़ोसी साथ गपशप में इन्वॉल्व हो, तो उसका भगवान मालिक है और आपका भी। हर मंगलवार को प्रसाद भी चढ़ाओगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। हनुमान जी भी क्या कर लेंगे, संकट मोचक तो हैं, पर जो संकट आप अपने आप बना रहे हो उसका क्या? ध्यान से सुने, आपको विजुलाइज करना है एक सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट HCN है और सॉल्वेंट वाटर है। सॉल्यूशन विजुलाइज करना है जिसके अंदर दो चीजें हैं, क्या क्या? HCN ये सॉल्यूट है, और H2O क्या है? सॉल्वेंट। ये आपके पास एक सॉल्यूशन है। हमारा टारगेट है
इस सॉल्यूशन का पीएच फाइंड करना, ये हमारा टारगेट है। जो कुछ मैंने बोला है एग्जैक्टली यही सब कुछ प्रॉब्लम में लिखा होगा। कैसे करना है, बहुत ही आसान है इसको करना, ध्यान दें। सबसे पहला काम है आयनाइजेशन लिखना, वीक एसिड हो या वीक बेस हो। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा आपका, राइट आयोनाइजेशन इक्वेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयनाइजेशन की इक्वेशन लिखना है। यहां पे आपके पास है SCN, ब्रैकेट में एक्वस लिखना, मतलब SCN कहां पे प्रेजेंट है, वाटर के अंदर। ठीक है, SCN वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या ये कंप्लीटली आयंस में जाएगा, पार्शियली जाएगा, तो आप फिर ये इक्विलिब्रियम साइन बनाएंगे। अगर ये कंप्लीटली प्रोडक्ट में जाता तो क्या करते, एक ही एरो बनाते। इससे बनेगा H प्लस आयन एक्वस, साइनाइड आयन एक्वस। सारे एसिड का आयनाइजेशन ऐसे ही लिखना है, एक कैटायन और एक एनायन, सब में यही लिखना है, बिल्कुल कॉपी रहेगा। बेस में भी यही होगा, एक कैटायन और एक एनायन। बेस में बस H प्लस की जगह क्या दिखाई पड़ेगा, OH माइनस, इतना ही अंतर होता है। तो आपने लिख लिया इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब पिछला चैप्टर पूरा टाइम t0 पे डाटा, आपको ये गिवन है CH प्लस और CN माइनस पता नहीं, कंसंट्रेशन एट t=0। आपके पास SCN गिवन है, H प्लस और CN माइनस आयन पता नहीं आपको। ठीक है, अब एल्फा के टर्म्स में मोल्स लिखने, किसके टर्म में, एल्फा के टर्म में कंसंट्रेशन कैसे लिखते हैं, आर्यन बताएगा, बोलो तरीका बताना है कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो ये इक्विलिब्रियम गिवन है, एल्फा के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, C माइनस किसका, SCN का, C माइनस A अल्फा। ए क्या चीज है, बैठ जाओ। कौन बताना चाहेगा एल्फा के टर्म्स में मोल्स कैसे लिखते हैं, पार्थ बोलो। C माइनस एल्फा, बैठ जाओ, हाँ बोलो। बिल्कुल ठीक है, C ब्रैकेट में 1 माइनस एल्फा, आगे। हाँ बिल्कुल ठीक आंसर, बैठ जाओ। देख लो, जिनको नहीं पता वो एक बार फिर सुन ले, ऐसा ही होता है, बिल्कुल सिंपल चीज भी नहीं आती एग्जाम में याद, अगर आप घर पर लिखोगे नहीं तो। साइनाइड आयन के मोल्स कैसे लिखने या कंसंट्रेशन कैसे लिखना है, साइनाइड आयन के कॉफिशिएंट में रिएक्टेंट के कॉफिशिएंट से डिवाइड करो। आपने लिखा होगा N3 माइनस N1 इंटू ए अल्फा। ए हमने क्या लिखा था उसमें, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहां पे ए की जगह क्या लिख दिया, तो आप लिखो N3/N1 इंटू सी अल्फा। N3 की वैल्यू 1, N1 की वैल्यू 1, तो क्या बचेगा, सी अल्फा। ठीक है, नया नहीं कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम चैप्टर का ही है, ऑलरेडी आप लिख चुके हैं। इसके लिए क्या लिखोगे, 1/1 इंटू सी अल्फा, और ये क्या बचेगा, C1 माइनस अल्फा। दीज आर द कंसंट्रेशंस एट इक्विलिब्रियम।
लिख लिया सबने? बहुत ही आसान है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे कर लोगे। पिछला अगर आप पढ़ के आए होते तो आपको वैसे ही याद होता, नया कुछ नहीं है। अब वही तरीका है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना, जिसको हमने नाम दिया के ए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा? डाटा रखें जरा। सी अल्फा इंटू सी अल्फा बाई सी वन माइनस अल्फा। H प्लस कितना है इक्विलिब्रियम पे? सी अल्फा। सी एन माइनस कितना है? सी अल्फा। क्लियर है सभी को इतना? ये लाइन लिखने में किसी को भी प्रॉब्लम हो बताओ मुझे, लिख लोगे? फिर ये फॉर्मूला लिखा, ये तो सिंप्लीफाइड है बिल्कुल। तो ये क्या हो गया? सॉल्व करो इसको। ये आ जाएगा सी अल्फा स्क्वायर बाई वन माइनस अल्फा। एक अल्फा, ये सी कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है? अब इसके बाद आपको क्या करना है वो है थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करना है, और अगर ऑप्शंस बहुत ही क्लोज हैं तो कैसे करें। अब ध्यान देना बेटा, ये अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में है? ये अल्फा में। या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दो रूट्स निकालो और फिर सॉल्व करो। इतना सिरदर्द तो आपको लेना नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में और जेई एग्जाम तक जो क्वेश्चंस आने वो क्या है वो ये देख लें आप। के ए आपको मिल गया सी अल्फा स्क्वायर बाई वन माइनस अल्फा। ठीक, अब यहां पे आपको डाटा का एनालिसिस करना है। ध्यान देना, इफ के ए इज लेस देन और इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3, अगर के ए का डाटा ये है और दिया ही जाएगा आपको 10 की पावर माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 ऐसे डाटा होते हैं, ये गिवन हो, तो वन माइनस एल्फा को आप वन मान लेंगे, एल्फा को इग्नोर कर सकते हैं। ये कंडीशंस दिमाग में रखनी है। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचना चाहते हैं, टाइम बचाना चाहते हैं, तो इस कंडीशन को देख लेना। क्लियर है इतना? तो अगर मैं इसको अप्लाई कर दूं तो के किसके बराबर आ जाएगा? सी अल्फा स्क्वायर बाई वन। वन माइनस अल्फा को क्या लिखना है? ठीक है, यहां से आपको निकालना है अल्फा। अल्फा आ जाएगा स्क्वायर रूट के ए बाई सी। इस पे कई क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज में भी हैं और कंप्यूटेशंस में भी आए हैं। आपके पास कौन कौन से दो डाटा हैं बताओ, क्या क्या गिवन है आपको? एक सी गिवन है और दूसरा के ए, तो अल्फा आ जाएगा कि नहीं? और H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना है बताओ? H प्लस कंसंट्रेशन कितना है? सी अल्फा। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इक्वल टू सी अल्फा। ये कितना हो जाएगा? सी मल्टीप्लाई करो इसमें, तो सी ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट सी के ए। ये आ गया H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन आपको मिल गया स्क्वायर रूट सी के ए। और H प्लस आयन कंसंट्रेशन आप कैलकुलेशन करके निकालेंगे। इसके बाद क्या आएगा? पीएच। पीएच निकालने के लिए क्या करना होगा बताओ? पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, यही फॉर्मूला होता है। जरा रखें इसमें,
माइनस लॉग एच प्लस है सी के ए स्क्वायर रूट की मैं उसको पावर में लिख रहा हूं 1/2 इतना समझ में आ गया। 1/2 आप बाहर ले लो, पावर में है आगे ले लें, और ये हो जाएगा माइनस लॉग सी। देखो बेटा मुझे पता है कि कौन स्ट्रगल करने वाला है, वही बच्चे रोते हैं बाद में कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, क्योंकि ये चीज दिमाग में रखना नहीं चाहते वो। माइनस लॉग सी माइनस लॉग के, ये हो गया पीएच का फॉर्मूला। और इसको और सिंप्लीफाई करें तो माइनस लॉग सी, और ध्यान दो माइनस लॉग के ए को, माइनस लॉग के ए को लिखा जाता है पी के ए। प्रॉब्लम में कभी कभी पी के ए डाटा डायरेक्ट देते हैं। तो व्हाट इज पी के ए? पी के ए क्या है, किसको हमने पी के ए लिखा है? माइनस लॉग के ए को पी के ए लिखा है। ठीक है, आप किसी के लिए भी लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है के हो। अगर मान लो अभी बेस आएगा तो पी के भी किसके बराबर हो जाएगा? माइनस लॉग के भी हो जाएगा। अभी आगे पी के डब्ल्यू आएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा? माइनस लॉग के डब्ल्यू। ये सब के लिए आप पी के फॉर्म में लिख सकते हैं लॉग हटा के। और कभी कभी वो डायरेक्ट आपको लॉग डाटा नहीं देना चाहते तो डायरेक्ट पी के दे देते हैं, मतलब लॉग वैल्यू रेडीमेड दे दी उनने। क्लियर है इतना सभी को? तो ये फॉर्मूला आपको याद करने हैं सारे, अभी जाना नहीं है। इतना क्लियर हो गया? एक एग्जाम्पल करो फिर जाना। लिखो, अभी तो 4 ही बजे, क्लास कितने बजे होती है? 4 बजे नहीं होती? अच्छा कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला ये सबकी टिप्स पे होने चाहिए नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।